हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। आज हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा, इसका परिचय, ये इसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी परिभाषा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या होती है। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। मैक्रो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है। ये एक हिस्ट्री टाइप की है जिसका अर्थ है बड़ा, मतलब कि मैक्रोस कैसे आया, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब इसका हिस्ट्री बताई गई है पहले। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक भाषा के मैक्रोस वर्ड से बनाया गया, जिसका अर्थ होता है बड़ा। अतः समष्टिगत अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूह हो। इसमें अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जो भी संबंधित होगा उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन व सामान्य कीमत स्तर आदि, इन पर अध्ययन करेंगे। अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, इस तरह से। ये देखिए, इसमें फर्स्ट चैप्टर का पूरा डिटेल में समझाया गया। समष्टिगत अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन। अगर एग्जाम में परिभाषा पूछी जाए तो आप लोग अगर किसी एक राइटर की पर्सनल परिभाषा लिखते हैं तो उससे इफेक्ट अच्छा पड़ता है एग्जाम में। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टिगत आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थशास्त्र के कुल औसत तथा कुल समूहों का अध्ययन करता है। अर्थात इनका कहना था, प्रोफेसर बोल्डिंग का, कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वह आर्थिक सिद्धांत का ऐसा भाग है जो कि अर्थशास्त्र के कुल औसत, अर्थात अर्थशास्त्र के कुल औसत तथा कुल समूहों का अध्ययन करता है। किसी इंडिविजुअली नहीं, बल्कि वह टोटल क्या हो रहा है देश में, किस तरह से अर्थव्यवस्था काम कर रही है, इस पर अध्ययन करते हैं। इसी के अनुसार दूसरे अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर सेप्रो। इनके अनुसार इन्होंने परिभाषा दी है, समष्टिगत अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो सारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, कि कार्यकरण से। अतः समष्टिगत अर्थशास्त्र की उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। अब एक फाइनल डिफिनेशन निकाली गई है जो कि पढ़ेंगे। समष्टिगत अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो कि समस्त अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों एवं औसत, उनके व्यवहारों व उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। अर्थात जो समष्टि अर्थशास्त्र होती है वह समस्त अर्थव्यवस्था, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जो संबंधित होते हैं, जैसे औसत, उनके आर्थिक व्यवहार, इन सब के बारे में बात करता है। अब इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब इनकी विशेषताएं देखेंगे, पेपर में अलग से भी पूछ सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए। तो परिवर्तनशील समष्टि इकाइयाँ। समष्टिगत अर्थशास्त्र में समष्टि इकाइयाँ जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल व्यय, ये सब है, ये परिवर्तनशील इकाइयाँ, मतलब कि ये बदलती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती, ये 1-2 साल में चेंज हो ही जाती हैं। कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि को परिवर्तनशील माना गया, ये इसकी विशेषता है। और दूसरी विशेषता देखेंगे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो समष्टि अर्थशास्त्र होती है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन करता है। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी पर पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बेस्ड है, जो बात करती है संबंधित नीतियों का अध्ययन करता है। इसके साथ साथ इन समष्टिगत नीतियों का प्रभाव किसी एक व्यक्तिगत इकाई पर नहीं देखा जाता, बल्कि जो व्यक्तिगत इकाई पर देखा जाता है वो माइक्रो होती है, बल्कि संपूर्ण समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। अर्थात ऐसा नहीं कि किसी एक फैक्ट्री या एक कंपनी पर ये लोग स्टडी करें, जबकि ये मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करें। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कार्य होता है पूरे देश के कुल रोजगार और कुल व्यय, कुल उत्पादन, इन सब के बारे में विश्लेषण करना। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। समष्टिगत अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ इन समष्टिगत नीतियों का प्रभाव किसी एक व्यक्तिगत इकाई पर नहीं देखा जाता, बल्कि संपूर्ण समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन। समष्टिगत अर्थशास्त्र किसी विषय का विवेचन तुलनात्मक अर्थ में करता है।
जैसे ये एक समयावधियों के अंतर्गत के भीतर राष्ट्रीय है। जैसे किसी एक देश में जैसे 2010 से 2010 में क्या उसकी आय थी, क्या विनियोग था, इस तरह से देखेंगे। 2010, 2012, 2015 इस तरह से कंपैरिजन जो किया जाता है उसको भी इसी में देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। समयावधि के भीतर राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार आदि की परस्पर तुलना करते हैं। उसके बाद रोजगार सिद्धांत भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, क्योंकि श्रम को रोजगार पर लगाने से ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसलिए आय के निर्धारक तत्व ही किसी देश में पूर्ण रोजगार को निर्धारित करते हैं। इसलिए आय के सिद्धांत को रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे जो श्रम को रोजगार पर जब लगाया जाएगा, जैसे जो भी श्रम है उसको जब रोजगार पर लगाया जाएगा, मतलब कि उनको रोजगार दिया जाएगा, तभी तो आर्थिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। इसलिए आय के निर्धारक तत्व ही किसी देश में पूर्ण रोजगार को निर्धारित करते हैं। उसके बाद बात करेंगे परस्पर निर्भरता भी इसकी एक विशेषता है, जो कि समष्टिगत मात्राएं आपस में संबंधित होती हैं कि एक में परिवर्तन पर अन्य मात्राओं के साम्य स्तर में भी परिवर्तन होंगे। जैसे कि किसी एक कारक में परिवर्तन किया गया तो दूसरे कारक में भी परिवर्तन होगा। जैसे एक देश अपने विनियोग को बढ़ाता है तो उसके गुणक प्रभाव से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप कुल रोजगार, उपभोग, विदेशी व्यापार आदि में भी गुणक प्रभाव से परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती, तो जब जैसे उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो इससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, कंज्यूमर को भी मतलब प्रॉफिट होगा और प्रोड्यूसर को तो प्रॉफिट होगा ही। इसके साथ ही साथ श्रम है उनको भी रोजगार मिलेगा। समष्टिगत उपकरण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समष्टिगत अर्थशास्त्र में जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें समष्टिगत उपकरण कहते हैं। जैसे जो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं उनके लिए जो भी उपकरण की आवश्यकता पड़ती है उनका उपयोग किया जाता है, उसी को समष्टिगत अर्थशास्त्र में समष्टिगत उपकरण कहते हैं। प्रमुख समष्टिगत उपकरण इस प्रकार है, जैसे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, अन्य आय नीति, ये सभी हैं जो समष्टिगत उपकरण हैं। जैसे इन्हीं के बेस पर समष्टि अर्थशास्त्र को डिफाइन किया जाता है। मतलब ये मौद्रिक नीति, ये जो पॉलिसी बनाई जाती है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही बनाई जाती है। समष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र देखेंगे। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं जहाँ पर समष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास का सिद्धांत, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं। अब देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व में सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक नीति के निर्धारण में महत्व। ये आर्थिक नीति का जो निर्धारण किया जाता है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे सामान्य आर्थिक विश्लेषण की सहायता से उचित आर्थिक नीतियों को बनाने में सहायता मिलती है। बोल्डिंग के शब्दों में आर्थिक नीति की दृष्टि से व्यापक अर्थशास्त्र समष्टिगत अर्थशास्त्र को ही कहते हैं का महत्व बहुत है, क्योंकि सरकार की आर्थिक नीति किसी एक व्यक्ति के लिए ना होकर संपूर्ण समुदाय अथवा व्यक्तियों के एक समूह के लिए होती है। जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वह किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती बल्कि वह पूरे देश के लिए बनाती है। तो इसमें बताया गया कि जो सामान्य आर्थिक विश्लेषण की सहायता से उचित आर्थिक नीतियों को बनाने में सहायता मिलती है। जैसे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कहाँ पर किस क्षेत्र में बदलाव करने की ज़रूरत है, उसके बेस पर पॉलिसीज़ बनाई जाती है ताकि गवर्नमेंट उतना इन्वेस्टमेंट कर सके। उसी को मतलब कि तो इस तरह से बोल सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे बोल्डिंग ने भी ये बात कही है कि आर्थिक नीति की दृष्टि से व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व बहुत है, क्योंकि सरकार की आर्थिक नीति किसी एक व्यक्ति के लिए ना होकर संपूर्ण समुदाय अथवा व्यक्तियों के एक समूह के लिए होती है। व्यक्तियों के एक समूह का मतलब है जैसे कि कुछ पॉलिसीज़ आती है जो केवल गर्ल्स के लिए होती हैं और कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो
गांव के लोगों के लिए होती है, इस तरह से देखा जाता है। ऐसे ही रोज़गार, जैसे किसी की इनकम हाई होती है तो उनके लिए वो पॉलिसीज़ नहीं होती, किसी की इनकम लो होती है तो उनके लिए होती है। जैसे राशन वगैरह में भी ये सब पॉलिसीज़ देखी जाती हैं। तो वो होता है व्यक्तियों का समूह एक तरह से। अब देखेंगे आर्थिक विकास का अध्ययन में किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक विकास का अध्ययन भी व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। व्यापक अर्थशास्त्र के आधार पर ही एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संसाधनों और क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि कुल वृद्धि की योजनाएं बनाई और कार्यान्वित की जाती है ताकि अर्थव्यवस्था का बहुमुखी विकास किया जा सके। आर्थिक विकास का अध्ययन में देखेंगे, जैसे कि बात की गई है, व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। व्यापक अर्थशास्त्र के आधार पर हम देखते हैं कि आर्थिक विकास के संसाधनों और क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। जब किस तरह से आर्थिक विकास के संसाधन कहाँ, जो आर्थिक संसाधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं हमारे पास, उनको किस तरह से यूज़ किया जा सके, ये सब इसी के अंतर्गत देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार में कुल वृद्धि की योजनाएं सब बनाई जाती हैं और ये सब एक रिपोर्ट देकर ही बनाई जाती है कि कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आर्थिक विकास हो सके। ऐसा नहीं कि किसी एक ही समूह को ज़्यादा लाभ मिलना, इस तरह से योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। ये सभी समूह पर नज़र रखकर बनाई जाती हैं। अब इसी में देखेंगे किन्स का रोजगार का सिद्धांत। किन्स का रोजगार का सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है। किन्स का रोजगार सिद्धांत व्यापक अर्थशास्त्र का ही प्रयोग है। किन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग में कमी के कारण देश में बेरोजगारी उत्पन्न होती है। किन्स का मानना था कि अगर मांग में कमी होगी तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे जब किसी वस्तु को मान लीजिए प्रोड्यूस किया जाता है और उसकी डिमांड ही नहीं है तो कॉमन सी बात है बेरोजगारी आ ही जाएगी। जैसे कि अगर किसी फैक्ट्री में मज़दूर लगाए गए, मशीनें लाई गई हैं और अगर उस वस्तु की डिमांड नहीं हो रही है तो फिर मज़दूरों का श्रम भी चला जाएगा जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होगी। इसको दूर करने के लिए कुल उपभोग व्यय और कुल विनियोग व्यय को बढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व इस बात में है कि वह सामान्य बेरोजगारी के कारणों प्रभावों व उपचारों का अध्ययन करता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वह बेरोजगारी के कारण और उनके उस पर सुझाव भी देती है कि क्या क्या करना चाहिए। जैसे जब उपभोग व्यय बढ़ेगा, विनियोग बढ़ेगा तो एक प्रोड्यूसर को भी अपनी वस्तु को उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलेगा जिससे देश में गरीबी कम होगी। अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट में, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए उपयोगी। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन आर्थिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उनकी जांच करने के लिए वृहत अर्थशास्त्र की सहायता लेना जरूरी है। जैसे उपयोगिता ह्रास नियम का निर्माण तभी संभव हो सका जब विभिन्न व्यक्तियों के समूह के व्यवहारों से उसकी पुष्टि कर ली गई। उपयोगिता ह्रास नियम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आगे वीडियो में कभी पढ़ाऊँगी। मतलब कि इसका जो उपयोगिता ह्रास नियम है वह ये तभी संभव हो सका जब विभिन्न व्यक्तियों के समूहों और उनके व्यवहारों के बारे में देखा गया है, उनके व्यवहारों की पुष्टि की गई। इस तरह से ये सभी इनके महत्व थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। मैक्रो इकोनॉमिक्स के महत्व, इम्पॉर्टेंस और क्षेत्र और उसकी परिभाषा, ये सभी इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि एक जैसे पेपर का नाम ही है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, तो इस तरह से ये सब इम्पॉर्टेंट है और इन सबको अच्छे से पढ़िएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।